गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है 9th क्लास के पॉलिटिकल साइंस की जो 3rd चैप्टर है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, संविधान की रचना, उस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। एंड संविधान की रचना जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से जो एक दो प्रश्न पूछना चाहूँगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द टर्म डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी को हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र। यदि हम इसको तोड़ें तो यहाँ पे ये हो जाएगा लोक प्लस तंत्र, जहाँ पे जनता के द्वारा उनके लीडर्स को चुना जाता है। इन इंग्लिश इसका डेफिनेशन होगा वेयर द रूलर्स आर elected by the people of that country। तो इसका मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेसी में किसको ज़्यादा पावर दिया गया है, अधिकार दिया गया है? जनता को, क्योंकि हमारे ही बीच से हमारे ही लोग सरकार में जाकर बैठते हैं, हमारे ही बीच से जो है। अब मैं आपको ये बता दूं कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें जो है जनता को सबसे ज़्यादा अधिकार दिया गया है। पीपल एंड सिटीजन्स आर फ्री टू चूज देयर लीडर। देन नेक्स्ट इसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि डू द पीपल ऑफ इंडिया एलेक्ट देयर लीडर्स? क्या हमारे भारत में हम लोग अपने सरकार को चुनते हैं, एलेक्ट करते हैं? तो इसका उत्तर डेफिनेटली आपको पता होगा। इसका उत्तर होगा यस, वी द पीपल ऑफ इंडिया एलेक्ट आवर लीडर्स। कैसे? हर 5 साल में जो आम चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, उस चुनाव में जो है हम अपने अपने नेता को चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और वही प्रतिनिधि जो है केंद्र में जाकर शासन चलाती है। तो यहाँ पे जो है हम जब अपने नेता को चुनते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वेदर द रूलर्स आर फ्री टू डू व्हाट दे लाइक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हमारे द्वारा चुने गए जो नेता हैं उनको आज़ादी होती है कि वो अपने ढंग से काम करें? तो इसका उत्तर मुझे लगता है कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसका उत्तर होगा नो। जो हमारे द्वारा चुने गए नेता हैं उनको आज़ादी नहीं होती है, उनको ये राइट नहीं दिया गया है कि वे अपने ढंग से देश को चलाएं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सो हाउ दे गवर्न द कंट्री? फ्री नहीं है अपने हिसाब से शासन चलाना, तो वो आखिर देश को चलाते कैसे हैं? अब इसका जो है उत्तर यही होगा, देयर आर सम रूल्स, लॉज एंड एक्ट्स डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स दिए गए हैं, कुछ लॉज दिए गए हैं, एंड सम एक्ट्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके दायरे में ही रहकर हमारे जो नेता है वो सरकार चलाते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? हमने इसके पहले आपसे चर्चा की थी कि जो हमारे नेता शासन करते हैं या देश को जो है चलाते हैं, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में डिराइव्ड लॉज, एक्ट एंड रूल्स उसको फॉलो करते हैं, एंड ऑन बेसिस ऑफ दैट रूल्स, एक्ट्स एंड लॉज दे गवर्न द कंट्री। अब यहाँ पे आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? ठीक उसी में हम आ जाते हैं। इट इज अ सेट ऑफ written rules that are accepted by the people of the country। इसमें जो है देश को चलाने के लिए राइट्स दिए हुए हैं, काफ़ी नियम बनाई गई हैं। उस नियम को एक प्रॉपर वे में जो है लिखा गया है, एंड उस जो है रूल्स को मानना
हमारे देश का या किसी भी देश के नागरिकों की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है, इट इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। ये एक इतनी जो है सुप्रीम मतलब सबसे बड़ी लॉ है, कानून है, जो उस सरकार की और उस देश के जो सिटीजन की दोनों के जो रिलेशनशिप हैं उस रिलेशनशिप को और मधुर और स्ट्रॉन्ग करती है। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पहले हम जो है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है किताब में पहले दिया हुआ है, तो उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो जैसे ही हम साउथ अफ्रीका की चर्चा करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक नाम आता है नेल्सन मंडेला, द फेमस, द पॉपुलर लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका। और उनके नाम के याद आते ही नेक्स्ट जो हम लोगों को जो शब्द याद आती है दैट इज अपार्थाइड, दैट इज अपार्थाइड सिस्टम। व्हाट इज अपार्थाइड सिस्टम? तो ये दोनों पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी हु वाज नेल्सन मंडेला। यहाँ पे जब मैं साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करती हूँ तो ड्यूरिंग 17th and 18th सेंचुरी साउथ अफ्रीका में जो है यूरोपियन पीपल वो आ गए थे, और वो जब आने के बाद वहाँ पर उनका जो है शासन करने लगे थे ड्यूरिंग 17th and 18th सेंचुरी। और जब वो साउथ अफ्रीका में अपना अधिकार जमा लिए थे तो उन्होंने इस अपार्थाइड सिस्टम, दिस अपार्थाइड सिस्टम को जो है इंट्रोड्यूस किया था। और इस अपार्थाइड सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के कारण जो है वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो वहाँ के ओरिजिन पीपल हैं साउथ अफ्रीका के, उन लोगों को जो है उनका अधिकार छीन लिया गया था। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं व्हाट इज अपार्थाइड सिस्टम। जिन्होंने यूरोपियन जो पीपल थे, रूलर्स थे, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था साउथ अफ्रीका में। सो अपार्थाइड सिस्टम के बारे में मैं बताऊं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे मैं बता दूं कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कैसे उन्होंने किया। अब ये साउथ अफ्रीका है, ये कंट्री क्या है? साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 3 तरह के लोग रहते थे, 3 तरह के लोग जो रहते थे। द फर्स्ट वन इज द ओरिजिन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो जो साउथ अफ्रीका के जो मूल निवासी थे, जो ओरिजिन था, ब्लैक, दे वर ब्लैक, दे वर ब्लैक पीपल। ओके, देन सेकंड आ जाता है कलर्ड पीपल, कलर्ड। सेकंड आ जाता है आपका कलर्ड पीपल। एंड द थर्ड आ जाता है वाइट पीपल। अब यहां पे जो है ब्लैक पीपल कौन थे? साउथ अफ्रीका के मूल निवासी, वो लोग साउथ अफ्रीका से ही बिलोंग करते थे। एंड कलर्ड पीपल, कलर्ड पीपल का मतलब है ना तो वो गोरे थे ना तो वो काले थे, वो बीच के कलर थे। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोग इंडियंस का दे सकते हो, क्योंकि इंडियंस भी उस समय जो है साउथ अफ्रीका में थे। तो इंडियंस आर द बेस्ट एग्जाम्पल for colored people. And the last one is white people. White people कौन थे? Racist government, that is European leader, that is European ruler. और black people थे the origin of South Africa. तो ये था आपका जो है 3 कैटेगरी ऑफ पीपल, ब्लैक पीपल, कलर्ड पीपल एंड वाइट पीपल। अब यहाँ पे जो है कैसे इन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया, जो हमारे रेसिस्ट गवर्नमेंट है, जो यूरोपियन रूलर हैं, उन्होंने कैसे इसको डिस्क्रिमिनेशन किया।
इन 17th एंड 18th सेंचुरी जब वो साउथ अफ्रीका में एज ए रूलर आए तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो है जो ब्लैक पीपल है एंड जो कलर्ड पीपल है उनके सारे पावर्स को छीन लिया। अब सारे पावर्स को जब छीना तो उसके साथ ही उनको जो है एक अलग डिफरेंट जो है समाज दे दिया गया। कॉमन जो है अपने साथ उनको किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने का वो मौका नहीं देते थे। इवन दो जो है ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, देन एजुकेशन हो गया, ऑल फैसिलिटीज़, वो सारी फैसिलिटीज़ भी जो है इनके इन दोनों के लिए वो अलग होती थी। जस्ट लाइक इंडिया में क्या है, कास्टिज्म, तो वहाँ पे जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया में जो कास्टिज्म की फीलिंग है उसमें क्या है, जो अपर कास्ट वाले हैं वो लोग जो लोअर कास्ट पीपल हैं उनको अपने जो समुदाय में, अपने एरिया में, अपने सोसाइटी में आने से रोकते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द अपर सोसाइटी। जस्ट लाइक दैट जो ये दोनों कैटेगरी के जो लोग थे वो लोग वाइट पीपल के सोसाइटी में ना तो जा सकते थे, ना उनसे अपने राइट को जो है बोल सकते थे, ना अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकते थे। उनके सारे अधिकार को कह लीजिए तो वो लोग पूरा छीन दिए थे। तो इसके लिए इन्होंने जो है फाइट भी किया। अब इसके अगेंस्ट में, अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में ब्लैक पीपल एंड कलर्ड पीपल दोनों ने मिलके क्या किया, फाइट किया। किसके अगेंस्ट में फाइट किया? विथ वाइट पीपल। और उस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में जो फाइट हुई थी उसको लीड किए थे हमारे नेल्सन मंडेला, द पॉपुलर लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला। इनको जो है जैसे हमारे देश में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक उसी तरह ये नेल्सन मंडेला को जो है साउथ अफ्रीका में राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो इनके थ्रू जो है शुरू हुआ प्रोटेस्ट, इनके थ्रू जो है शुरू हुआ आंदोलन। किसके खिलाफ? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। जैसे ही लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो क्या हुआ, बहुत सारे जितने भी ब्लैक पीपल थे, जितने भी कलर्ड पीपल थे एंड जो सेंसिटिव वाइट पीपल थे, जिनके अंदर थोड़ी सी संवेदना थी किसके प्रति, ब्लैक पीपल और कलर्ड पीपल के प्रति जिन संवेदना थी, वो भी इनके साथ, दोनों के साथ आ गए और इन्होंने मिलकर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का गठन किया। हाँ, तो ये जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो है गठन किया गया था और किसके लीडरशिप में किया गया था? नेल्सन मंडेला के लीडरशिप में किया गया था। क्यों किया गया था? टू फाइट अगेंस्ट। अब ये जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है इसके जो है अंदर ब्लैक पीपल भी आ गए, इसके अंदर कलर्ड पीपल भी आ गए और इसके अंदर सम वाइट पीपल भी आ गए, सेंसिटिव वाइट पीपल, जिनको इन दोनों के प्रति संवेदना थी। तो वो जानते थे कि जो हमारे यूरोपियन लीडर या रूलर कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो वो भी इसके नीचे आ गए और इन तीनों ने मिलकर उसके अगेंस्ट में फाइट शुरू कर दी। और कैसे आंदोलन शुरू किया? इन्होंने बहुत सारे जो है रैलीज निकाला, बहुत सारे मीटिंग किया और बहुत सारे प्रोटेस्ट किए। तो अब जब इन्होंने रैलीज ऑर्गेनाइज की, मीटिंग्स किया, देन प्रोटेस्ट किया, तो इसका डेफिनेटली जो है रिएक्शन वहाँ से आना था, यूरोपियन लीडर्स की तरफ से रिएक्शन आना था। तो उनका रिएक्शन क्या हुआ? इन्होंने जो है बहुत सारे जो इनके जो एक्टिव मेंबर्स हैं इनको जेल में डाल दिया। अब जेल में डालने के बाद भी जो है इनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई, नहीं, क्योंकि वो एकदम डिटरमाइंड थे कि नहीं, मुझे इस रंग भेद को, कलर डिस्क्रिमिनेशन को किसी भी तरह साउथ अफ्रीका से हटाना है।
इनके उत्साह में कमी नहीं आई और ये फिर भी जो है अपना आंदोलन जारी रखे। एंड लास्ट में जो है जो यूरोपियन लीडर्स रहते हैं वो नेल्सन मंडेला के साथ साथ बहुत सारे एक्टिव मेंबर्स को जेल में डाल देते हैं। नेल्सन मंडेला को जो है इन्होंने 28 इयर्स जो है इम्प्रिजन कर दिया था। हाँ, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है इन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ब्लैक पीपल, कलर्ड पीपल एंड सम सेंसिटिव वाइट पीपल, तीनों ने मिलकर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में फाइट किया और उस फाइट का जो है ऐसा रिएक्शन हुआ। और रिएक्शन किसने दिखाया? यूरोपियन रूलर्स ने दिखाया। उन्होंने बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे, उनको जो है जेल में डाल दिया गया और उनके साथ साथ जो नेल्सन मंडेला जो लीड कर रहे थे इस फाइट को, उनको भी जेल में डाल दिया गया। एंड नेल्सन मंडेला जो है 28 इयर्स तक जेल में थे। एंड फाइनली जो है नेल्सन मंडेला जेल में जाने के बाद भी ये जो हमारे आंदोलनकारी थे, इन्होंने बिल्कुल अपना जो आंदोलन वो रोका नहीं, वो आंदोलन जारी रखा अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब जब इन्होंने देखा, यूरोपियन पीपल ने देखा, रूलर्स ने देखा कि नहीं, जेल में जाने के बाद भी नेल्सन मंडेला के इनके जोश में कमी नहीं आ रही है, तो उन्होंने समझौता करने में ही अपनी भलाई समझी और जो यूरोपियन रूलर्स थे उन्होंने इनके साथ समझौता किया। ओके, वी बोथ शेयर द राइट्स। अब क्या होगा, उन्होंने उनको ऑफर दिया कि हम आपके साथ जितनी भी राइट्स है, जितने भी अधिकार हैं उसको शेयर करते हैं एंड ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है हम टोटली इसको रिमूव करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। एंड इन द मीन टाइम in the year 1994 नेल्सन मंडेला 28 years जेल में रहने के बाद वापस आते हैं, 1994 में आते हैं और उनके आने के बाद जो है on 26th April same year on 26th April 1994 को डेमोक्रेटिक कंट्री ऐलान किया जाता है। हाँ, नेक्स्ट टू कम टॉपिक, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? किसी भी देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना क्यों ज़रूरी है? पहला, द फर्स्ट पॉइंट इज टू जनरेट trust and coordination among the different kind of people live together. Second, it is necessary to limit the powers of the elected government or it may misuse the powers over a period of time. Third, these rules safeguards the rights of the people. And the last one is it creates aspiration of the people about क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। इसको मैं हिंदी में समझाना चाहूँगी। या यदि हम संविधान की रचना करते हैं, संविधान को बनाते हैं, तो जो राजा, जो हमारे देश के शासक है और जो सिटीज़न है, वो दोनों जो है उस संविधान के दायरे में ही रहकर जो है कानून बनाएंगे, रूल बनाएंगे और उस संविधान के दायरे में ही रहकर जो सिटीज़न है वो अपना काम करेगी। तो इससे क्या है, शासक का भी और सिटीजन का भी, दोनों का एक बहुत हेल्दी जो है कोऑर्डिनेशन होगा। एंड थर्ड, यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन की रचना करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी मनमानी से शासन नहीं कर पाएगी, उसको उसी दायरे में रहकर जो है वो शासन करना होगा। एंड द थर्ड जो है, ये पीपल का जो राइट्स है उसको जो है वो सेफ गार्ड करती है, पीपल अपने राइट्स का सही उपयोग कर सके, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है। एंड द लास्ट वन इज़ जो है, एक गुड सोसाइटी को बनाने के लिए, एक अच्छी सोसाइटी के निर्माण के लिए जो पीपल है उनकी महत्वाकांक्षा को समझने के लिए, बताने के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, कम टू नेक्स्ट टॉपिक, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम जो है साउथ अफ्रीका से हटकर
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आते हैं कि भारत का जो संविधान है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको कैसे तैयार किया गया। हम सब जानते हैं कि इंडिया को जो आज़ादी है वो 1947 में मिली थी, लेकिन आज़ादी के बाद यदि देश को सही ढंग से चलाना है, शासन करना है, तो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना किसी नियम के, बिना किसी रूल के किसी देश को भी चलाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। साउथ अफ्रीका की यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ, साउथ अफ्रीका में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था, दैट इज कलर डिस्क्रिमिनेशन। बाकी उनकी लैंग्वेज सेम थे, उनके रिलीजन सेम थे, सब कुछ सेम था। लेकिन यहाँ पे इंडिया एक वास्ट कंट्री है, यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट रिलीजियंस हैं। तो इन तीनों के जो है हितों को ध्यान में रख, सबके हितों को ध्यान में रख कर ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना था। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए। देन सेकंड था कि जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश को छोड़ा, तो उस समय भी हमारे भारत के 3 जो स्टेट्स थे, वहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स, मतलब वहाँ पे राजा का शासन था। वो कौन से थे? वो कश्मीर था, देन सेकंड जो है हैदराबाद था, एंड द थर्ड वन इज़ जूनागढ़ जो अभी फ़िलहाल जो अभी वर्तमान गुजरात का। ये तीनों जगह जो प्रिंसली स्टेट थे, और जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना होगा तो इन तीनों जगह के जो राजा थे उनको भी अपने कॉन्फिडेंस में लेना होगा। नहीं यदि लोगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं सकते। तो उनको कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन की जो है रचना की जानी थी। तो ये भी हमारे जो लीडर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। एंड थर्ड था कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्यूचर में भी हमारे जो सिटीज़न है, भारत के जो लोग हैं, उनके लिए काफ़ी प्रभावशाली हो और सही सार्थक हो। तो हमारे देश के जो नेता हैं, इन्होंने काफ़ी जो है 15-15 दिन तक एक साथ बैठकर जो है कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की। 1942 आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेज़ों ने इंडियंस लीडर्स को ये जानकारी दे दी थी कि हम आपके भारत को छोड़कर जाने वाले हैं। और तभी से जो है हमारे जो भारत के लीडर्स हैं, इंडियन लीडर्स हैं, इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन की जो रचना है वो कर ली थी। और उस रचना को जो है साकार करने के लिए मोतीलाल नेहरू अपने कुछ लीडर्स के साथ 1928 में बैठकर उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक सैंपल बनाया था। और इसके बाद जो है इन कराची सेशन कांग्रेस ने उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो रचना थी उसको जो है लोगों के सामने बताया था, लोगों के सामने दिखाया था कि जब हमारा भारत आज़ाद होगा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह का होगा। तो हमारे जो नेता है सिर्फ आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, वे आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ जो है उनके मन में ये मंथन भी चल रहा था कि ठीक यदि हम आज़ाद हो जाते हैं तो उसके साथ ही हमें भारत के संविधान को भी बनाना होगा, ताकि हम भारत को एक नई दिशा दे सकें, डेवलपमेंट की एक नई दिशा दे सकें। हाँ, जब हमारे जो लीडर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की जब रचना कर रहे थे, तो उन्होंने जो है बहुत सारी जो दूसरी कंट्रीज़ है, जो दूसरे देश हैं, उस देश के कॉन्स्टिट्यूशंस जो है उनसे भी इंस्पायर हुए थे। और उस देश की जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी भी जो अच्छी जो इम्पॉर्टेंट रूल्स, लॉज, एक्ट्स, उसको भी जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया। ठीक उसी तरह नहीं, उसको थोड़ा से मॉडिफाइड वे में जो हमारे लिए सूटेबल होगा उसको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया। एंड फाइनली उन्होंने जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन बुक जो है तैयार किया। और उस कॉन्स्टिट्यूशन बुक को तैयार करने में नियर अबाउट 299 जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, 299 रिप्रेजेंटेटिव मीन्स ऑल ओवर द कंट्री, हर संप्रदाय के, चाहे हिंदू का भी ध्यान रखा गया, मुसलमानों का भी ध्यान रखा गया, दूसरी जाति के लोगों का भी ध्यान रखा गया, दूसरे लैंग्वेजेस का भी ध्यान रखा गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946। तो 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, उसके बाद अंग्रेज़ों ने
हम लोगों को हमारे जो लीडर्स हैं उनको ये बता दिया था कि आप बहुत जल्द जो है आज़ाद हो जाओगे, हम आपको आज़ाद कर देंगे। और तभी से जो है कॉन्स्टिट्यूंस जो है असेंबली एक गठन करने का हमारे लीडर्स ने मंथन शुरू कर दिया था। एंड द ईयर 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तैयार किया गया एंड उस असेंबली में नियर अबाउट 299 जो है मेंबर्स थे। एंड वो मेंबर्स सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स ही नहीं थे, देश के कई कोने कोने के स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, चाहे आप कह लीजिए डिफरेंट रिलीजियन, डिफरेंट लैंग्वेज, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, सबके हितों को ध्यान में रख कर ही जो है पूरे देश से 299 रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया और सबके अथक प्रयास से ही जो है हमारा संविधान इम्प्लीमेंट हुआ इन द ईयर 1950। और उन्होंने 26 जनवरी 1950 को ही ऑफिशियली इस कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।